गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं प्रवीण राय। आज मैं DED SC सेकेंड सेमेस्टर का पेपर 8 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ स्पीच एंड स्पीच टीचिंग का यूनिट 4 स्पीच प्रॉब्लम इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसका हिंदी अर्थ है श्रवण बाधित बच्चों में वाणी दोष या समस्या। सबसे पहले हम लोग वाणी दोष को जानेंगे, अर्थात जब बच्चे की वाणी में कोई अशुद्धता या कमी होती है तो उसे हम लोग वाणी दोष कहते हैं। प्रायः बच्चों में वाणी दोष पाया जाता है, लेकिन परिपक्वता आने के साथ साथ जब उसमें सुधार नहीं होता है तब वह वाणी दोष में बदल जाता है। वाणी पर सर्वाधिक प्रभाव आसपास बोली जाने वाली भाषा शैली का पड़ता है। संक्षेप में कहा जाए तो अच्छी वाणी का उत्पादन करने हेतु हमें वाणी को अच्छी तरीके से सुनना आवश्यक है। श्रवण बाधित बच्चों में श्रवण क्षमता की कमी होने के कारण उनकी वाणी भी प्रभावित होती है। वाणी दोष को हम अलग अलग रूपों में निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। इसमें पहला है उच्चारण दोष। इस प्रकार के वाणी दोष में श्रवण बाधित बच्चों द्वारा अक्षरों का उत्पादन सही ढंग से नहीं किया जाता है। श्रवण बाधित बच्चे स्वर एवं व्यंजनों का उच्चारण के स्थान एवं उच्चारण के तरीके के अनुसार उच्चारण नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार के दोष को उच्चारण दोष कहते हैं। इसके 4 उपभाग हैं, जिसे सोडा के अंतर्गत या सोडा के नाम से हम लोग जानते हैं। सोडा अर्थात SODA। यहाँ S से तात्पर्य सब्स्टिट्यूशन अर्थात प्रतिस्थापन से है। D से तात्पर्य O से तात्पर्य ओमिशंस अर्थात छोड़कर बोलना है। D से तात्पर्य डिस्टोर्शन अर्थात अस्पष्ट बोलना, और A से तात्पर्य एडिशन अर्थात जोड़ना या जोड़कर बोलना। सबसे पहले हम लोग प्रतिस्थापन अर्थात सब्स्टिट्यूशन देखेंगे। इस प्रकार के दोष में श्रवण बाधित बच्चे किसी भी अक्षर के स्थान पर दूसरे अक्षर का उच्चारण करते हैं, अर्थात किसी अक्षर का स्थान प्रतिस्थापित करना ही प्रतिस्थापन कहलाता है। जैसे राम के स्थान पर लाम का उच्चारण करना या कमल के स्थान पर तमल का उच्चारण करना, अर्थात श्रवण बाधित बच्चों द्वारा यहाँ क के स्थान पर त अक्षर का उच्चारण कमल शब्द के उच्चारण में तथा र के स्थान पर ल शब्द का उच्चारण राम शब्द के उच्चारण में किया जा रहा है। बच्चे द्वारा किया गया अक्षरों का यह प्रतिस्थापन वाणी का प्रतिस्थापन दोष कहलाता है। अगला है छोड़कर बोलना या ओमिशन। इस प्रकार के श्रवण दोष में श्रवण बाधित बच्चे किसी अक्षर का शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते हैं तथा अक्षर को छोड़ देते हैं। सामान्यतः बच्चे शब्द का प्रारंभिक अक्षरों को छोड़ते हैं, जैसे स्टेशन को टेशन, प्रदीप को दीप इत्यादि। अगला है अस्पष्ट बोलना या डिस्ट्रेशन। इस प्रकार के दोष में श्रवण बाधित बच्चे की आवाज़ में खरखराहट रहती है तथा उसकी आवाज़ में शोर आ जाता है और उसकी वाणी समझने योग्य नहीं रहती है। अतः वक्ता द्वारा बोली गई वाणी को सुनने वाले को समझने में समस्या आती है। इस प्रकार के वाणी दोष से ग्रसित वक्ता की वाणी प्रभावी नहीं होती है। इसका प्रभाव भाषा पर पड़ता है। अगला है जोड़ना या एडिशन। इस प्रकार के दोष में वक्ता द्वारा किसी शब्द के उच्चारण में कोई अतिरिक्त अक्षर जोड़कर उच्चारण किया जाता है। वाणी में अधिकतर त्रुटियां होती रहती हैं। इसमें कमल को कमला या कमाल बोला जाता है। उच्चारण दोष में जैविक समस्या या तथा कार्यात्मक समस्या 2 कारण होते हैं। जैविक समस्या अर्थात ऑर्गेनिक प्रॉब्लम, जब हम वाणी का स्पष्ट उच्चारण किसी अंग में समस्या या अंग न होने के कारण त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं तो वह आंगिक समस्या कहलाती है। जैसे
कठोर तालु का सही आकार में न होना, दांतों का न होना इत्यादि। और दूसरा है कार्यात्मक समस्या अर्थात फंक्शनल प्रॉब्लम। इसका तात्पर्य मनोवैज्ञानिक समस्या से है, जैसे वातावरणीय समस्या या डर जाना, लड़ाई के समय अस्पष्ट वाणी का उच्चारण होना इत्यादि। कार्यात्मक समस्या अस्थायी होती है, इसे दूर किया जा सकता है, परंतु कभी कभी विशेष परिस्थिति में यह अस्थायी हो जाती है, जबकि जैविक समस्या को सर्जरी द्वारा या थेरेपी द्वारा ठीक किया जा सकता है। अगला है आवाज़ दोष या वॉइस प्रॉब्लम। हमारी आवाज़ मुख्यतः 3 तत्वों से मिलकर बनी होती है। पहला तारत्व अर्थात पिच, दूसरा प्रबलता अर्थात लाउडनेस, तीसरा गुणवत्ता अर्थात क्वालिटी। इन तीनों तत्वों में से यदि किसी में भी त्रुटि पाई जाती है तो वह आवाज़ दोषपूर्ण मानी जाती है। पहला है तारत्व दोष, पिच डिसऑर्डर। श्रवण बाधित बच्चों की आवाज़ में अधिकतर उच्च तारत्व पाया जाता है। उनमें तारत्व को कम या ज़्यादा करने की क्षमता नहीं होती है, जिससे उनकी आवाज़ में नीरसता पाई जाती है। श्रवण बाधित बच्चे की आवाज़ में तारत्व टूट भी पाया जाता है। जब पुरुष की आवाज़ में तारत्व सामान्य से ज़्यादा होता है तो फ्यूबरफोनिया अर्थात पुरुष की आवाज़ महिला की तरह, वहीं महिला की आवाज़ में तारत्व सामान्य से कम पाया जाता है तो एंड्रोफोनिया, इसमें महिला की आवाज़ पुरुष की तरह होती है। सामान्यतः पुरुष की आवाज़ का तारत्व 70 हर्ट्ज से 140 हर्ट्ज के बीच, महिला की आवाज़ का तारत्व 141 हर्ट्ज से 280 हर्ट्ज के बीच तथा बच्चों की आवाज़ का तारत्व 281 हर्ट्ज से 560 हर्ट्ज के बीच पाया जाता है। और अगला है प्रबलता दोष, लाउडनेस डिसऑर्डर। श्रवण बाधित बच्चे अपनी आवाज़ की प्रबलता को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं। वे या तो उच्च तारत्व में आवाज़ का उत्पादन करते हैं या निम्न प्रबलता में। ऐसे श्रवण बाधित बच्चे जिनमें सेंसरी श्रवण दोष होता है वे प्रायः ऊंची आवाज़ में, तथा जिनमें चालकीय श्रवण दोष होता है वे अर्थात कंडक्टिव हियरिंग लॉस होता है, वे धीमी आवाज़ में बात करते हैं। और आखिरी है गुणत्व दोष या क्वालिटी डिसऑर्डर। प्रायः श्रवण बाधित बच्चों में पाए जाने वाले गुणत्व दोष को निम्न शब्दों में स्पष्ट कर सकते हैं। पहला है श्वासित। जब वाणी का उच्चारण करते समय मुख से ज़्यादा वायु बाहर निकलती है तो इसे श्वासित कहते हैं। यह समस्या श्रवण बाधित बच्चों में प्रायः पाई जाती है। दूसरा है कर्कशता। वाणी का उत्पादन करते समय श्रवण बाधित बच्चे आवश्यकता से अधिक दबाव डालकर उच्चारण करते हैं, जिससे उनमें कर्कशता दोष उत्पन्न हो जाता है। और अगला है अनुनासिक स्वरता। इस प्रकार के दोष में प्रायः सभी प्रकार की ध्वनियों का उच्चारण करते समय नासिका गुहा का प्रयोग किया जाता है, जिस कारण ध्वनि अनुनासिक स्वरता के साथ बाहर निकलती है। श्रवण बाधित बच्चों की आवाज़ में इस प्रकार का भी गुणत्व दोष पाया जाता है। तो आज के प्रस्तुतिकरण में हम लोग यूनिट 4 का 4.1 और 4.2 को देखें, जिसमें सबसे पहले हम लोग यह जानने का प्रयास किया कि वाणी दोष क्या है। तो आप लोग को यूनिट 1 में पढ़ाया गया था वाणी क्या है और अच्छी वाणी के गुण क्या है, जिसमें कि अलग अलग क्वालिटी से ये बताया गया था कि वाणी कैसी वाणी होनी चाहिए जिसे हम लोग कहेंगे कि ये अच्छी वाणी है। तो इस यूनिट में हम लोग पढ़ रहे थे वाणी दोष, अर्थात किस प्रकार की वाणी को हम लोग कहेंगे कि यह वाणी दोषपूर्ण है या त्रुटिपूर्ण है। तो जब हम लोग वाणी दोष को प्रस्तुतिकरण कर रहे थे हम, तो आप लोग को यह बताने का प्रयास कर रहे थे कि वाणी दोष जो है वाणी में अशुद्धता या कमी के कारण पाया जाता है, अर्थात
जो सामान्य वाणी होती है, जिसको लोग पसंद करते हैं या जिसमें त्रुटि नहीं होती है, यदि उससे अलगाव वक्ता द्वारा वाणी में किया जाता है तो उसे हम लोग वाणी दोष कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें उच्चारण दोष देखे थे। उच्चारण दोष के अंतर्गत आप लोग को यह बताने का प्रयास किया गया था कि इस दोष के अंतर्गत जो वक्ता होता है वो शब्दों का प्रॉपर तरीके से उच्चारण नहीं कर पाता है, अर्थात किस अक्षर का उच्चारण स्थान कहाँ है तथा वह किस तरीके से उच्चारित किया जाएगा। जैसे जब हम लोग त का उच्चारण करते हैं तो त हमारा दंत ध्वनि है, तो हमारी जिह्वा का अगला भाग दंत के ऊपरी हिस्से को छूना चाहिए। यदि वो ऊपर वाले दांत को हमारे जिह्वा का अगला हिस्सा नहीं छूता है तो हम लोग त का उच्चारण नहीं कर पाते हैं। वहीं ट का उच्चारण करना पड़ता है तो हमें जो है मूर्धा को छूना पड़ता है हमारे जिह्वा को। तो ये प्रॉपर स्थान है और उस स्थान से यदि वाणी का उच्चारण नहीं किया जाता है तो हमारी वाणी त्रुटिपूर्ण मानी जाती है। वहीं तरीका अर्थात उच्चारण तंत्र का कौन सा अंग किस भाग को स्पर्श करेगा, ये उच्चारण करने का तरीका है, कितने देर तक करेगा। इसके बाद इसमें कौन कौन सा दोष था, यानी उच्चारण दोष में कौन कौन सा दोष पाया जाता था। तो इसमें प्रतिस्थापन की बात कर रहे थे, अर्थात अक्षरों का बदलाव करना। जैसे कमल को तमल बोल रहा था, राम को लाम बोल रहा था, अर्थात र अक्षर का उच्चारण करते दौरान वह र के स्थान पर ल का उच्चारण कर रहा है, वहीं क का उच्चारण करते दौरान क की जगह ल का उच्चारण कर रहा है, अर्थात एक अक्षर का दूसरे अक्षर में बदलाव कर दे रहा है। इसे हम लोग प्रतिस्थापन दोष कहते हैं। दूसरा था छोड़कर बोलना या ओमिशन। इसमें कुछ जो शब्द या अक्षर कठिन होते हैं, ऐसे अक्षर जो कठिन अक्षर होते हैं उनको वो छोड़ देता है और प्रायः शब्द का प्रारंभिक अक्षर में ऐसा देखा जाता है। जैसे स्टेशन को बोलते दौरान टेशन बोल रहा था, प्रदीप को बोलते दौरान दीप बोल रहा था। तो यदि इस प्रकार से त्रुटि बच्चे द्वारा की जा रही है तो इसे हम लोग कहते हैं कि यह जो है ओमिशन डिसऑर्डर है या छोड़कर बोलने का दोष है। और स्पष्ट उच्चारण था डिस्ट्रेशन। इस दोष के अंतर्गत बच्चे की आवाज़ में खरखराहट रहती है, उसमें शोर उत्पन्न होता है और यह वाणी समझने योग्य नहीं होती है। अतः श्रोता द्वारा वक्ता से बार बार पूछा जाता है कि आप क्या कह रहे हैं। इस प्रकार का यदि दोष पाया जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं अस्पष्ट बोलने का दोष। अगला था जोड़ना अर्थात एडिशन। नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें जो है शब्द में कुछ अलग से अक्षरों को ऐड किया जाएगा। जैसे हमारा मुख्य शब्द था कमल, उच्चारित किया जा रहा था कमला, अर्थात आ शब्द ऐड किया जा रहा था, जोड़ा जा रहा था। वहीं कमाल था तो इसमें म अक्षर के सामने आ शब्द जोड़ा जा रहा है। तो यह भी एक दोष है कि प्रॉपर शब्द का हम लोग उच्चारण नहीं करते हैं, उसके अतिरिक्त अन्य अक्षर जोड़ के हम लोग एक अलग अक्षर शब्द का उच्चारण करते हैं। फिर हम लोग ये जाने कि इस समस्या का कारण क्या है। दो कारण थे उच्चारण दोष के, एक जैविक था और दूसरा कार्यात्मक। जैविक दोष में आप लोग को हम यह बताने का प्रयास किए कि हमारे जो उच्चारण तंत्र हैं, जिसको यूनिट 1 में पढ़ाया गया था, आपकी जिह्वा थी, होठ थे, दांत का दोनों हिस्सा था, ऊपरी और निचला, जबड़ा था, कंठ था, तालु था, तालु में दोनों था, कठोर तालु और सॉफ्ट तालु, हमारे ओठ थे। ये सब हमारे उच्चारण के अंग हैं। तो इनमें यदि किसी प्रकार की समस्या होती है या अर्थात इनका प्रॉपर आकार नहीं होता है या ये अनुपस्थित होते हैं, जैसे दांत नहीं होते हैं, तब जो हम ध्वनि उच्चारित करते हैं वो ध्वनि अस्पष्ट होती है। या जो तालु का एक कर्वनुमा आकार था, यदि वो नहीं होता है तभी भी हमारी ध्वनि जो है अस्पष्ट आती है। तो ये जैविक समस्या थी, अर्थात हमारे किसी अंग में प्रॉब्लम आती है तो हम इसे कहते हैं ऑर्गेनिक प्रॉब्लम या जैविक समस्या।
और दूसरा कार्यात्मक था, फंक्शनल प्रॉब्लम, अर्थात ये किसी मनोवैज्ञानिक कारण से लड़ाई झगड़ा करते समय या वातावरण का माहौल ऐसा हो या बोलने वाला डर डर के बोल रहा हो, तब इस प्रकार की समस्या आती है और वाणी जो है अस्पष्ट होती है। तो आप लोग समझ रहे हैं कि जो जैविक समस्या होती है उसका निदान नहीं किया जा सकता है, उसको सर्जरी और थेरेपी के माध्यम से दूर किया जा सकता है। लेकिन जो कार्यात्मक समस्या है, अर्थात जो लड़ाई के माध्यम से या मनोवैज्ञानिक कारण से हुआ है, उसको लगभग स्वतः दूर हो जाता है, या फिर जब अस्थायी होता है तब थोड़ी स्पीच थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। अन्यथा जैविक समस्या में सर्जरी द्वारा या स्पीच थेरेपी द्वारा ही ठीक किया जा सकता है, जबकि कार्यात्मक स्वतः ठीक किया जा सकता है। आगे हम लोग पढ़े आवाज़ दोष क्या है, वॉइस प्रॉब्लम्स क्या है। तो हमारी आवाज़ 3 तत्वों से मिलकर बनी है, जिसमें तारत्व था, हम लोग इंग्लिश में इसे पिच कहते हैं। दूसरा प्रबलता था, इंग्लिश में इसे लाउडनेस कहते हैं। तीसरा गुणवत्ता था, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्वालिटी कहते हैं। इन तीनों तत्वों में यदि प्रॉब्लम आती है या डिसऑर्डर आता है तो हम लोग कहते हैं कि यह आवाज़ दोष है। तो जिसमें हम लोग पहला तारत्व दोष देखें, जिसमें हम लोग यह जाने कि पुरुष का तारत्व 70 हर्ट्ज से 140 हर्ट्ज के बीच होता है, वहीं महिला का तारत्व 141 हर्ट्ज से 280 हर्ट्ज के बीच होता है, तथा बच्चों की आवाज़ का तारत्व 241 हर्ट्ज से 560 हर्ट्ज के बीच होता है। तो जब पुरुष की आवाज़ 140 हर्ट्ज से ऊपर आएगी तो किस श्रेणी में आएगी? महिला की आवाज़ में। तो अर्थात पुरुष की आवाज़ महिला की तरह हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं फ्यूवरफोनिया, अर्थात ये जो है सही नहीं है। पुरुष की आवाज़ पुरुष की आवाज़ की तरह होनी चाहिए, तो हम लोग कहते हैं आवाज़ अच्छी है, अन्यथा वो अच्छी आवाज़ नहीं है, वो दोषपूर्ण आवाज़ है। वहीं जब महिला की आवाज़ 141 हर्ट्ज से 280 हर्ट्ज के बीच थी, तो यदि वो 141 हर्ट्ज से नीचे आ जाती है, अन्यथा 130 या 135, तो किस कैटेगरी में आएगी? पुरुष की आवाज़ की श्रेणी में। तो जब महिला की आवाज़ पुरुष की आवाज़ की श्रेणी में आती है तो हम लोग कहेंगे कि यह जो है एंड्रोफोनिया है, अर्थात यह भी त्रुटिपूर्ण है। महिला की आवाज़ महिला की तरह होनी चाहिए और पुरुष की आवाज़ पुरुष की तरह होनी चाहिए। वहीं बच्चों की आवाज़ का तारत्व कितना था? 241 हर्ट्ज 81 हर्ट्ज से 560 हर्ट्ज के बीच पाया जाता है। ये जो प्रॉपर उनकी कैटेगरी बनी है, यदि उसमें उसका तारत्व है तो हम लोग कहेंगे कि उसका तारत्व सही है, अन्यथा यदि इसमें कमी या अधिक पाया जाता है हर्ट्ज या आवृत्ति, तो इसे हम लोग कहेंगे कि यह तारत्व दोष है। अगला हमारा था प्रबलता दोष, लाउडनेस डिसऑर्डर। लाउडनेस डिसऑर्डर के अंतर्गत आप लोग को यह बताने का प्रयास हम किए कि हमारी जो आवाज़ होती है बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा निम्न भी नहीं होनी चाहिए। अर्थात बहुत ज़्यादा यदि प्रबल हो जाएगी तभी भी हमें सुनने में समस्या आएगी, और बहुत ज़्यादा निम्न हो जाएगी तब भी हमें सुनने में प्रॉब्लम आती है। तो हमारी आवाज़ में एक उतार चढ़ाव भी होना चाहिए। किस शब्द का उच्चारण करते दौरान हमारी आवाज़ में कितना लाउडनेस होना चाहिए, किस में कितना लाउडनेस होना चाहिए, ये हमें वक्ता द्वारा परिस्थिति के अनुसार स्वयं समझना होता है। चूँकि श्रवण बाधित बच्चों में ये क्षमता नहीं होती है, तो उनमें यह भी दोष पाया जाता है। जो सेंसरी श्रवण दोष वाले बच्चे होते हैं उनमें ऊंची प्रबलता दोष होती है, और जो कंडक्टिव हियरिंग लॉस वाले बच्चे होते हैं उनमें धीमी आवाज़ दोष की प्रबलता पाई जाती है। इसमें हमारा अगला था गुणत्व दोष, क्वालिटी डिसऑर्डर। गुणत्व दोष के अंतर्गत हम लोग यह जानने का प्रयास कर रहे थे कि यदि वक्ता द्वारा बोलते दौरान ज़्यादा वायु निकलती है तो स्वांशित गुणत्व दोष था। इसमें हम लोग जिस शब्द का या जिस अक्षर का उच्चारण करना है वो हम लोग पूरा स्पष्ट नहीं कर पाते हैं, अर्थात वायु ज़्यादा निकलती है। तो यदि ऐसी स्थिति आती है, यदि बच्चे द्वारा बार बार ज़्यादा वायु निकलता है बोलते दौरान, तो हम लोग कहते हैं कि यह स्वांशित श्रवण दोष है या गुणत्व दोष है। यह भी जो है अच्छी वाणी के लक्षण नहीं है। अगला कर्कशता था। कर्कशता अर्थात ज़्यादा दबाव देकर बोलना,
और इस प्रकार से यदि बच्चे द्वारा बार बार दबाव दे के उच्चारण किया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि बच्चे के वाणी में जो है कर्कशता का दोष है और इसे वाणी का दोष माना जाता है। और लास्ट था अनुनासिका दोष। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि हमारी वर्णमाला में एक ऐसी श्रेणी है जिसे हम लोग कहते हैं अनुनासिक स्वर, ठीक है, या अनुनासिक व्यंजन। तो उनका उच्चारण हम नासिका गुहा, मुख गुहा और नासिका गुहा दोनों से करते थे। लेकिन यदि प्रत्येक अक्षर का उच्चारण अनुनासिका गुहा के माध्यम से किया जाता है तो हम लोग कहते हैं कि ये दोष के अंतर्गत आता है। जैसे हम लोग अंग, य, ण या अंग ये हम लोग उच्चारण करते हैं तो अनुनासिका ये व्यंजन है या स्वर हैं। लेकिन यदि हम लोग क का उच्चारण अनुनासिका से करते हैं तो यह एक दोष है, ये वाणी दोष है। तो इस प्रकार का दोष यदि पाया जाता है बच्चे में तो हम लोग कहते हैं इसे हम लोग अनुनासिका स्वरता गुणत्व दोष के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। तो ये हम लोग आज पढ़े दोनों को, जिसमें वाणी दोष और उच्चारण दोष और आवाज़ दोष, इन दोनों को हम लोग अलग अलग करके एक विस्तृत रूप में जानने का प्रयास किया। आज आप लोग को असाइनमेंट के तौर पर वाणी दोष क्या है, श्रवण बाधित बच्चों में पाए जाने वाला उच्चारण दोष एवं आवाज़ दोष कौन कौन से हैं, इसको स्पष्ट करके ग्रुप में जल्द से जल्द भेजना है। धन्यवाद।